तो आज बात करेंगे 31 दिसंबर 2007 की शाम केरल के मलप्पुरम जिले का चेलेम्बरा नाम का एक छोटा सा कस्बा अचानक पूरे देश के लिए केंद्र बन गया। ऐसा क्या हुआ था तो आपको बता दें कि एक डकैती हुई थी। हालांकि भारत के इतिहास में कई बड़ी बड़ी डकैतियां हुई, लेकिन इस डकैती ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और रात ही रात लुटेरे ने बैंक से करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए को चपत लगा गए। सुराग के नाम पर पुलिस के पास उंगली तक का निशान नहीं बचा था। तो आपको बता दें, बैंक के फ्लोर पर एक गड्ढा और दीवार पर कुछ नारे लिखे गए थे, जिन्हें मैं आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाओगे। पुलिस का ये अंदाजा था कि ये नक्सली का ही काम हो सकता है। पुलिस ने इस एंगल से तहकीकात की कि उसको ये केस और ज्यादा उछलता चला गया। आखिर में पुलिस के हाथ लगा एक फोन नंबर, जिससे पता चलता है कि पुलिस जिसे नक्सली समझ रही थी, असल में दरअसल वो एक धूम फिल्म का जॉन इब्राहिम खुद को समझता है, जिसने पीछे पड़े 23 अभिषेक बच्चन को 57 दिन तक नचा कर रख दिया था। और भारत के इतिहास की इस सबसे बड़ी बैंक लूट को किसने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया और कैसे पकड़ा गया चोर, तो इन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है। यह कहानी आपको सुनकर होश उड़ा देने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं और कहानी जानते हैं और समझते हैं। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या पुराने मुझे नहीं पता, आप थोड़े भाई को प्लीज सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबू नाम के एक लड़के से। बचपन में एक बार उसने क्रिसमस पर पटाखों की दुकान से कुछ पटाखे चुरा लिए। ये जुर्म की दुनिया का बाबू का पहला कदम था। आगे चलकर भी उसने यूं ही छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया और जेल में आना जाना तो लगा ही था, क्योंकि जो भी आदमी चोरी चमारी करेगा वो तो जेल तो आना जाना उसका लग ही जाएगा। आपको बता दें, जेल में आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन होती है शिबू नाम के एक लड़के से। बाबू ने शिबू को अपना सपना बताया। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा चोरी करेगा और उसके बाद एक मस्त जिंदगी जिएगा। जेल से निकलकर बाबू के सपने में एक लड़की ने दखल दिया। उस लड़की का नाम था अनीता। बता दें आपको कि उन दोनों ने शादी भी कर ली। अनीता के पिता बहुत ही अमीर थे, इसलिए बाबू की जिंदगी आराम से कटने लगी थी। शादी के बाद बाबू ने छोटी मोटी नौकरियां भी की और आपको बता दें कि एक पत्रिका में एडिटर भी रहा था। इसके साथ आपको बता दें कुछ समय गांजा भी बेचा। इसी दौरान एक बार उसकी मुलाकात दोबारा शिबू से होती है, उसी लड़के से जो जेल में मुलाकात हुई थी। शिबू ने उसे सोए हुए सपने को दोबारा जिंदा कर दिया। दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुई, जिसमें दोनों ने पैसे कमाने को लेकर अलग अलग तरीकों से उसके बारे में सोचना विचारना शुरू कर दिया। अंत में तय हुआ कि बैंक को लूटना सबसे मुफीद तरीका होगा। ये आइडिया मिला था उन्हें धूम फिल्म को देखने के बाद। आपको बता दें, इसके बाद दोनों ने इलाके में मौजूद कई सारे छोटे मोटे बैंकों की रेकी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये फाइनल हुआ कि केरल में ग्रामीण बैंक है उसको लूटना। ये दोनों ने प्लान बना लिया कि केरल में ग्रामीण बैंक को वो लूटेंगे। तो आपको बता दें कि इस बैंक को चुनने के बाद दोनों ने रैकी करना शुरू कर दिया और रैकी करते समय शिबू ने पाया कि रात में कोई गार्ड मौजूद नहीं होता था। जिसके बाद आपको बता दें कि बाबू और शिबू ने 2 और लोगों को अपने साथ में जोड़ा, जिसका नाम था राधा कृष्णन और उसकी पत्नी कनकेश्वरी, और 50,000 रुपए में रेस्टोरेंट को किराए पर ले लिया। रेस्टोरेंट के मालिक तो तैयार हो गए और उन्हें दे दिया। इसके बाद आपको बता दें कि अगले ही कुछ दिनों तक मेज कुर्सी जैसे रेस्टोरेंट के सामान लाए गए और बाबू ने वहां कई सारी बिल्डिंग मटेरियल भी इकट्ठा करवा लिया, ताकि लोगों को ये लगे कि रेस्टोरेंट में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य था और रेस्टोरेंट के अंदर तोड़ फोड़ की आवाजें आती थी, लेकिन किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ कि अंदर बाबू और उसके साथी रेस्टोरेंट की छत यानी बैंक के फ्लोर पर छेद कर रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें 30 दिसंबर 2007 की तारीख संडे यानी छुट्टी का दिन था। उस रोज बाबू बैंक के फ्लोर में बने छेद से स्ट्रांग रूम में घुसा। उसने गैस कटर्स का उपयोग कर बैंक के लॉकर्स को काट दिया और वहाँ पे मौजूद सोना और कैश कुछ पैसे निकाल लिए। इसके बाद चारों वहाँ से फरार हो गए। अगले ही दिन यानी 31 दिसंबर की सुबह रोज की तरह बैंक खुला और बैंक कर्मचारियों ने पाया कि बैंक से कैश और सोना गायब था, जिसकी कुल कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। खबर बड़ी थी क्योंकि ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। इससे पहले सबसे बड़ी बैंक डकैती का रिकॉर्ड 1987 में बना था, जब खालिस्तान कमांडो फोर्स के कुछ लोग पुलिस वालों के भेष में लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में घुसे और 6 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए थे। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि ये भारत इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, इसलिए हर ओर इसकी चर्चाएं फैल गई थी और पुलिस लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही थी। शुरुआत से ही पुलिस के सामने इस केस की बड़ी मुश्किलें थी कि बाबू ने बड़ी सफाई से काम को अंजाम देते हुए कोई सुराग तक नहीं छोड़ा था। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आपको बता दें कि रेस्टोरेंट या बैंक की किसी भी चीज पर हाथों के निशान तक नहीं थे, बस था तो बैंक की दीवार पर लिखा था जय माओ।
जिसके बाद आपको बता दें कि मल्लपुरम का इलाका उस टाइम पे नक्सली और गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। पिछले कुछ सालों में छोटे मोटे बैंकों को नक्सलियों ने लूट चुके थे, इसलिए शुरुआत में पुलिस ने इस केस की जांच की तो उन्हें लगा कि नक्सली ने ही इन वारदातों को अंजाम दिया है। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस को हैदराबाद के एक होटल से कॉल आया, जहां एक कमरे से कुछ सोना बरामद हुआ। ये सोना बैंक से हुई लूट का हिस्सा था। जल्द ही कुछ और कॉल आते उससे पहले पुलिस जल्द से जल्द समझ गई थी कि ये सब जांच को बरगलाने की साजिश है। जिस इलाके से चोरी हुई थी उसके पास एक मोबाइल का टावर था। पुलिस ने घटना की रात इस टावर से जाने वाली सभी कॉल्स को मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया और ये बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि इसके लिए लगभग 20 लाख कॉल्स को सुना जाना था। इसके बाद कई लोगों की हफ्तों भर के मेहनत के बाद पुलिस को एक कॉल पर शक हुआ, जिसमें कोई बाबू नाम का व्यक्ति बात कर रहा था। इस नंबर के मालिक की पहचान भी झूठी थी। बाबू ने इस दौरान एक CDMA फोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें सिम लगाने की जरूरत नहीं होती थी। आपको बता दें यही फोन बाबू के पकड़े जाने का सबब बना। पुलिस ने बाबू का फोन ट्रेस करते हुए कोड़ीकोड में बाबू के ठिकाने का पता लगाया और उसे धर दबोचा। उसका असली नाम जोसेफ था। आपको बता दें गिरफ्तार होने के बाद बाबू ने शिबू का ठिकाना बता दिया। पुलिस को पता चला कि घटना में शामिल कनकेश्वरी ने अपने पति राधाकृष्णन को छोड़ दिया और वो शिबू के साथ रहने लगी थी। 57 दिन चले ऑपरेशन के बाद पुलिस चारों लोगों को पकड़ लेती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चोरी का अधिकतर माल रिकवर कर लिया गया था। इस मामले में लूटी गई रकम में से लगभग 80% वापस रिकवर कर ली गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आपको बता दें बाबू और उसके साथियों पर केस चला और 5 साल मुकदमे चले। सबको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं कनकेश्वरी को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस दौरान बेल पर बाहर आने वाले बाबू ने तमिलनाडु में एक गहनों की दुकान में एक और बार चोरी करने की कोशिश की, जहाँ CCTV कैमरे की मदद से उसे दोबारा पकड़ लिया गया। इस केस में कमाल की बात तो ये थी कि जितना सोना चोरों ने बेचा था वो रिकवर कर लिया गया था। आपको बता दें कि जब तक ये सोना रिकवर हुआ तब तक उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी थी। याद कीजिए कि ये चोरी 2008 आर्थिक संकट के ठीक पहले हुई थी, जिस कारण आने वाले सालों में सोने की कीमत में खूब इजाफा हुआ था और बैंक ने जितना सोना खोया था उससे ज्यादा कीमत का सोना उन्हें वापस मिल गया। तो आपको बता दें कि भारत के इतिहास में दर्ज करने वाली सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम।